ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों आज आपके साथ में हम दो टॉपिक्स पे काम करेंगे। एक मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें आपके साथ में, तो एनसीईआरटी में एक इंटेक्स प्रॉब्लम है आपकी, एंड दिस इज इंटेक्स प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 10.3 है हमारे पास में। दिस इज एग्जाम्पल 10.3। उन्होंने कहा है आपसे आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर, all the possible monochloro structural isomers, और साथ में उन्होंने कंपाउंड बनाया है, ये आपका वो आइसोपेंटेन बनाया है। ये कंपाउंड, इस कंपाउंड के सारे मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछे। इसके बाद एनसीईआरटी में ही एग्जाम वो इंटेक्स में दे रखा है, अगर आप देखें तो दिस इज इंटेक्स प्रॉब्लम नंबर 10.4। तो उसने पेंटेन पे ही पूछ लिया एक इंटेक्स 10.4, और उसने पेंटेन के बारे में C5H12, आप जानते हैं पेंटेन में कितने आइसोमर्स होते हैं, तो उनके पे उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। इसी के ऊपर एक इंटेक्स 10.3 है, तो उसने प्रोपेन के डाई क्लोरो प्रोडक्ट पूछ लिए। तो इस टॉपिक पे आपके साथ में काम करना चाहेंगे कि किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार में समझेंगे। अब हम मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कैसे ये टॉपिक कंपटीशन के लिए अलग हो जाता है, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। जैसे मीथेन है हमारे पास में, तो इसमें से एक H हटा के उसकी जगह Cl लगा के देखते हैं तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? भाई एक ही प्रोडक्ट बन सकता है, क्लोरोमीथेन। तो मीथेन के मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कितने हुए? 1। अगर कोई आपसे कहे इथेन साहब, तो आपने कहा साहब यहाँ लगा दूं तो 1 क्लोरोइथेन, और नो डाउट यहाँ लगाऊंगा तो भी 1 क्लोरोइथेन हो जाएगा। आप तो किधर भी लगा लीजिए, तो वो तो रहेगा तो 1 पे ही। तो इथेन में भी 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। व्हाट अबाउट द प्रोपेन? प्रोपेन में नो डाउट 2 हो गए, एक यहाँ पे लगा दिया तो दिस इज 1 क्लोरोप्रोपेन, और अगर मैं सेंटर वाले पे लगा दूं तो दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल बात नहीं। तो प्रोपेन में कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ गए? 2। अब कोई हमसे कहे ब्यूटेन, C4H10, तो ब्यूटेन खुद 2 होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन अगर हम देखें, और एक होता है आपका आइसोब्यूटेन। तो वो आपको बता के चलेगा कि वो किसके पूछना चाह रहा है, एन ब्यूटेन के पूछ रहा है या आइसोब्यूटेन के पूछ रहा है। तो कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट थे? मीथेन के 1, इथेन 1, प्रोपेन 2। कितनी आसान बात है। और अब हम देख रहे हैं एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन में हमारे पास में दिस द एन ब्यूटेन, तो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन पे लगा दूं तो दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन,
और अगर मैं सेकेंड पोजीशन पे लगा दूं तो दिस इज 2 क्लोरोप्रोटीन ब्यूटेन। लेकिन एक समस्या और है कि ये वाला जो कार्बन है कायरल हो गया, और जब कायरल होता है, इसीलिए आपको पिछली टर्म पे कायरलिटी पढ़ा दी थी, जब कायरल होता है तो दो फॉर्म हो जाते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो कोई आपसे पूछे एन ब्यूटेन के कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एन ब्यूटेन के कोई पूछे तो आप कहेंगे 2, और वो कहें मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, वो बोल के चलेगा इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो फिर ये 3 हो जाते हैं, इनको 2 काउंट करेंगे। मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लैरिटी से आपकी समझ में आ गया होगा कब हमें 2 लेने हैं, कब 3 लेने हैं। मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पूछे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स तो आप 3 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये कायरल हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कोई पूछे C4H9Cl या C4H9Br के कितने आइसोमर्स हो गए? तो आंसर 3 आ गया। 3 ही तो आइसोमर बनाए थे अभी हमने जी। 1 क्लोरो 2 क्लोरो के 2 थे, एक प्लस और एक माइनस, तो एक पंथ 2 काज, ये भी टॉपिक आया और ये भी आइसोमर्स आप आसानी से निकाल पाए। C4H9Cl, क्षमा चाहता हूँ, इसमें स्ट्रेट चेन है ये नंबर ऑफ आइसोमर्स। अभी इसकी ब्रांच चेन और जोड़ेंगे इसमें, तो 3 तो स्ट्रेट चेन के थे, ब्रांच चेन और जोड़ेंगे C4H9Cl में। अभी इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे। अब हम आ जाते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में कितने? ये आइसोब्यूटेन, इसमें मैं यहां Cl लगा दूं, ये हो जाता है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर मैं सेंटर वाले कार्बन पे Cl लगा दूं तो ये होता है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और अगर मैं यहां पे लगाऊं इस वाले पे तो नंबरिंग यूं चल देगी 1 क्लोरो 2 मिथाइल, यही आ जाएगा। यहां लगाऊं तो नंबरिंग यूं चल देगी 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो इसका मतलब 2 ही प्रोडक्ट हुए, 1 और 2, और इसमें कोई कायरल भी नहीं है, 2 प्रोडक्ट। तो अब कोई आपसे पूछे C4H9Cl के नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो 3 तो वो बने थे और 2 ये, तो कुल मिला के 5 आइसोमर्स। तो आइसोब्यूटेन के कितने आइसोमर्स में मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने? 2। ऐसे ही अब हम पेंटेन के देखेंगे, C5H12। पेंटेन खुद 3 होते हैं, 9th में पढ़ा था शायद आपने, चेन आइसोमर्स। दिस इज N पेंटेन, this is your isopentane and this one is your नियोपेंटेन। तो आपसे स्पेसिफाई करेगा कि वो किसके पूछ रहा है, एन पेंटेन के पूछ रहा है, आइसोपेंटेन के पूछ रहा है, या फिर नियोपेंटेन के पूछ रहा है। वो आपको बता के चलेगा, सब बिल्कुल क्लियरली बताएगा। तो अगर वो आपसे एन पेंटेन पूछ रहा है, एन पेंटेन के कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, आपने एन पेंटेन लिया, इसमें क्लोरीन लगा के देखा आपने, फर्स्ट पोजीशन पे लगा दूं, बाद में आप इसे उंगली पे कर सकते हैं। दिस इज 1 क्लोरोपेंटेन। अगर मैं सेकंड पोजीशन पे लगा दूं, दिस इज 2 क्लोरोपेंटेन, और आप बिल्कुल सही सोचते हैं ये कायरल है। और अगर मैं थर्ड पोजीशन पे लगा दूं तो कुल मिला के 3 + 1, 3 तो मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और 4 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अब कोई पूछे आइसोपेंटेन, जैसा कि एनसीईआरटी ने पूछा था,
एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल था, दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 10.3, आइसोपेंटेन। इसके कितने मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेंगे ये पूछना चाह रहा है। तो मैं यहां Cl लगाऊं, क्या मजे की बात है, Cl तो लगा यहां पे और कायरल हुआ ये। कायरल समझते हैं आप, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट और एक H, तो दो बने प्लस माइनस। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अलावा स्टीरियो आइसोमर्स भी कंसीडर करें, अगर मैं सेंट्रल वाले कार्बन पे लगाऊं, जैसे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और अगर मैं पड़ोसी कार्बन पे लगाऊं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं ये भी कायरल बन गया। आपकी समझ में आएगा एनसीईआरटी कितनी बढ़िया किताब है। और अगर मैं कोने वाले पे लगाऊं, इस पे, आपने कहा ये तो वही बात हो गई, यहाँ पे आपने कॉर्नर पे लगाया था, नहीं फर्क है, क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ का अलग है और वहाँ का अलग है। तो यहाँ पे जब लगाया था तो 1 क्लोरो था, यहाँ लगाया 1 क्लोरो 3 मिथाइल, वो था 1 क्लोरो 2 मिथाइल। तो दिस इज 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो कुल मिला के आइसोपेंटेन के कितने आए, 1 2 3 4 5, मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट 5, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करके 6 नहीं 7, 2 कायरल कार्बन आ रहे थे। आइसोपेंटेन, क्यों एनसीईआरटी ने आइसोपेंटेन का एग्जाम्पल लिया आप समझ सकते हैं। अच्छी बढ़िया लेवल लेके चलती है एनसीईआरटी, हमेशा अच्छा एग्जामिनेशन बनाती है। अब आते हैं हम नियोपेंटेन। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, एक ही बात है, सब चारों एक से हैं। सेंटर वाले पे H ही नहीं है तो वहाँ लगाए, तो केवल एक बनेगा, कहीं भी लगा लें जहाँ आपका मन। अब देखिए आपके पास नेट आ गया, मीथेन 1, इथेन 1, प्रोपेन 2, एन ब्यूटेन, अगर आप ठीक से लिख के काम कर रहे होंगे तो मेरे साथ आपकी समझ में आ गया होगा। 2 और 3, अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे तो 3 आ जाएगा। आइसोपेंटेन, आइसोब्यूटेन, क्षमा चाहता हूँ, टू। पेंटेन में एन पेंटेन 3 + 1, मतलब 3 स्ट्रक्चर और टोटल 4। आइसोपेंटेन जो सबसे तगड़ा है 5 + 2 7। और नियोपेंटेन 1। आइसोपेंटेन अभी हमने बनाए थे, आपको ध्यान दिया हो आपने, 1 2 3 4, 4 थे, 4 + 2, 1 2 3 4, 4 थे, 6, 1 2 3 4, यस दिस इज 4 + 2, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल आइसोमर 6। और नियोपेंटेन पर बिल्कुल आसान बढ़िया सा टॉपिक, कहीं कोई समस्या नहीं। कई बार वो इस कंपाउंड के भी पूछ लेता है, ये भी एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है।
2233 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, इसके बनाएंगे तो 1 ही आएंगे। ये तो रही बात आपकी मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। एक उसने पूछा है डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या डाई क्लोरो प्रोडक्ट। और प्रोपेन, थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, प्रोपेन से ऊपर बढ़ता तो थोड़ा और लंबा तगड़ा क्वेश्चन हो जाता। 2 लगाने तो 2 बराबर कार्बन एटम पे लगाए, जैसे 1,2 डाई क्लोरो प्रोपेन। लेकिन मजे की बात ये थी कायरल हो गया। दो एक छोड़ के एक लगाए, जैसे 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। दोनों एक कार्बन पे लगाए, जैसे 1,1 डाई क्लोरो, और दोनों बीच वाले कार्बन पे लगा दिए, जैसे 2,2 डाई क्लोरो। तो प्रोपेन के किसी ने पूछा कितने डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। प्रोपेन मोनो सब्स्टिट्यूशन अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 2, 1, 2। डाई सब्स्टिट्यूशन चाहे डाई क्लोरीन कहे कुछ भी कहे, कितने आए थे अभी? 4। कैसे देखा? 1,1, 1,2, 1,2 कायरल हो गया था, 2,2 एंड 1,3। मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, ये बात आपकी समझ में आई होगी आज का जो टॉपिक था। वैसे तो कभी पूछता नहीं, इनकी अगर कोई यील्ड पूछ ले, आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं, नेवर आस्क्ड इन IIT और नीट या बोर्ड, कहीं पूछा नहीं गया। फिर भी अगर कोई आपसे यील्ड पूछे तो फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन में मोनोक्लोरिनेशन की बात करें तो फॉर प्राइमरी इज टू सेकेंडरी इज टू टर्सरी हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी होती है 1:3.8:5.0, ये रिएक्टिविटी होती है। बताते हैं क्या मतलब है इसका ध्यान से। ये हमारे पास में मान लो प्रोपेन है, इसका हम मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाए हमने। आप जानते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम मान लो ए है। इस कंपाउंड में ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिनमें से किसी को रिप्लेस करके ये बनाए, किसी एक को रिप्लेस करके, तो इन 3 हाइड्रोजन या इन 3 में से किसी को रिप्लेस कर दो तो 1 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। तो ऐसे 6 हाइड्रोजन है। और ये कौन से हाइड्रोजन है? ये प्राइमरी कौन से हाइड्रोजन होते हैं? जिस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होते हैं उस कार्बन को प्राइमरी कहते हैं, उसकी हाइड्रोजन को प्राइमरी। तो 6 इंटू प्राइमरी की रिएक्टिविटी अभी आपने पढ़ी 1 डिग्री के लिए क्या होती है? 1:22। तो 6 इंटू 1 6 है। अब दूसरा प्रोडक्ट बनाया, इसका मान लो नाम बी मान लेते हैं। इस कंपाउंड में ऐसे कितने हाइड्रोजन हैं जिसको रिप्लेस करके ये बना सकते हैं? तो नो डाउट 2। कौन सी हाइड्रोजन है? सेकेंडरी। आप जानते हैं सेकेंडरी किसे कहते हैं? जिस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं उसे सेकेंडरी कहते हैं। और सेकेंडरी की यील्ड कितनी थी? 3.8। तो परसेंट यील्ड ऑफ ए कितनी आ गई? 6 अपॉन टोटल जोड़ दीजिए 13.6, 6 अपॉन 13.6 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंट यील्ड ऑफ बी कितनी आ गई?
7.6 अपॉन 13.6 मल्टीप्लाई। आसान टॉपिक था, आपकी समझ में आया होगा। अगर टर्सरी होता तो टर्सरी हाइड्रोजन गिनते और 5 से मल्टीप्लाई करके निकाल देते। ये एक आज का पहला टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म साथ के साथ आपके लगाई थी। आज का जो दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक टर्म इस्तेमाल करें, एनेंशियोमर्स, या एनेंशियोमॉर्फ्स, तो ये किन्हें कहते हैं, क्या मतलब होता है, एनेंशियोमर्स या एनेंशियोमॉर्फ्स का क्या मतलब होता है, ये टॉपिक देख रहे हैं। 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स। ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये हमने वीडियो नंबर 2 में आपको बता दिया था। 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड, मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 2 या 3 में, ऑफ ए कंपाउंड which are non superimposable mirror image of each other, जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं। देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, वैसे आपको वैसे पूछने का अधिकार नहीं है इस बात को, पर हम लोग क्या काम करते हैं कि हम बच्चे को डेवलप करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स से। तो कई बार बच्चे के मन में आता है कि सर मित्तल सर, पहले आपने जब पढ़ाना शुरू किया आपने उसी टॉपिक को पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया। नहीं कर सकते ना ऐसे। अगर आप पे कार्बोकटायन नहीं आएगा, आप पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगी, तो आप किसी टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट, अभी मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पढ़ाया आपको, तो क्या हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बिना इसको जस्टिफाई कर पाते? नहीं कर पाते। तो अभी केवल हम 4वीं-5वीं क्लिप पढ़ रहे हैं इस समय, और हम आईटी लेवल के टॉपिक को टच कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बेसमेंट धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 में बना लिया है, और अब फिर आगे बेसमेंट पे काम कर रहे हैं। फिर आगे वाली क्लास में इसका इस्तेमाल करता हुआ टॉपिक को लाएंगे, जो पीछे कहीं टॉपिक आना चाहिए था लेकिन उसका क्योंकि इसमें इस्तेमाल होना था तो इसलिए नहीं लाए। फिर सर आपको समझाया, धीरे धीरे आपको डेवलप कर रहे हैं। तो आपको मज़ा लेना चाहिए ऑर्गेनिक में, ना कि ये देखना चाहिए कि टीचर आपको कैसे पढ़ा रहा है। आपको ये देखना चाहिए, यस मैं समझ पा रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग द टॉपिक्स। तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। मतलब क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, आई बताएंगे आप। अगर 1 कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्यूटेनॉल है, 2 क्लोरोब्यूटेन है, इनमें आप देखें 2 ब्यूटेनॉल है, 2 पे कार्बन नंबर 4 के बाद में 2 पोजीशन पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है, दिस इज द 1 कायरल। 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें यहाँ पे OH की जगह Cl लगा दें। तो अगर किसी कंपाउंड में 1 कायरल कार्बन एटम है, और जैसे आप जानते हैं इसके अलावा 1 कायरल कार्बन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आप तक पढ़ते आ रहे थे, आप लैक्टिक एसिड पढ़ते आ रहे थे। तो ए 1 कायरल कार्बन, अगर एक कायरल कार्बन तो बहुत आसानी से 2 फिशर बनाइए। जैसे 2 ब्यूटेनॉल का बनाना चाह रहे, एक तरफ इथाइल लगाया, एक तरफ मिथाइल, बीच में एक कार्बन हो गया, एक तरफ OH H, और इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। ये दोनों इसको प्लस मानेंगे तो ये माइनस अपने आप, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन, अगर मैं इसे उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ही सुपर इम्पोज करेंगे। जैसे मेरे 2 हाथ हैं, अपने भी 2 हाथ ले सकते हैं आप,
ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर मैं मिरर में इसको देखूं तो ये दिखाई देगा मुझे। तो क्या ये सुपर इम्पोज करते हैं? यस, ये तो सुपर इम्पोज करें। नो, ऐसे थोड़ी सुपर इम्पोज होता है। इसका फेस इस डायरेक्शन में, तो इसको भी इस डायरेक्शन में। अब देखिए, क्या ये सुपर इम्पोज करते हैं? नो, ये तो बिल्कुल नहीं सुपर इम्पोज कर रहे। तो ऐसे ही इस कंपाउंड को एज सच उठाया और इसके ऊपर रखा, तो आप देखिए OH के ऊपर H आएगा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। तो आपने लिए देखना बहुत आसान है। इसमें बाद में फिशर में कैसे देखते हैं वो दिखाएंगे आपको। R&S कॉन्फ़िगरेशन जल्दी करा देंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है आपसे। तो ये दोनों बहुत आसान है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स। अगर 1 कायरल कार्बन है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लैक्टिक एसिड बनाया आपने, इसकी मिरर इमेज बना दिया आपने, हो गई दोनों एक दूसरे की। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, बस इतना सा फर्क है। एक और सेंटेंस आपको याद होना चाहिए कि 2 एनेंशियोमर्स, ये जो 2 एनेंशियोमर्स बने थे, हैव सेम, 5 बार अंडरलाइन कर रहा हूं मैं सेम को, मतलब सेम, इतना आपने इसे वो किया आपने, इस सेम, एग्जैक्टली सेम, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम डेंसिटी, सेम जो भी कुछ होता है सब टोटल सेम, सब सेम, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं। दे डिफर ओनली इन साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। बता दिया था पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में आपको ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। एक का अगर ऑप्टिकल रोटेशन +50 होगा तो दूसरे का ऑप्टिकल रोटेशन -50 होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता एक का +50 है और दूसरे का -45 है। नो, ये एनेंशियोमर नहीं होंगे। एनेंशियोमर तभी होंगे जब दोनों के ऑप्टिकल रोटेशन बराबर होंगे और लेकिन बस साइन का फर्क होगा। इसके अलावा ये किसी और चीज में डिफरेंट नहीं होते, बिल्कुल सेम होते। द इक्यूमुलर मिक्सचर, बराबर बराबर अमाउंट मिलाया गया, इक्यूमुलर बराबर बराबर मोल मिलाई, मिक्सचर ऑफ 2 एनेंशियोमर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इक्यूमुलर सॉल्यूशन ऑफ 2 एनेंशियोमर्स को, 2 एनेंशियोमर्स के इक्यूमुलर सॉल्यूशन को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते थे। R से या +- से डिनोट करते। आगे बताएंगे आपको अगली क्लासेज में रेसिमिक मिक्सचर में क्या खास बात होती है। लेकिन याद रखिए इक्यूमुलर है तो इक्वल मास भी है। अगर हम देखो ये कहे 50 ग्राम प्लस लैक्टिक एसिड और 50 ग्राम माइनस लैक्टिक एसिड, इनको मिला दिया हमने, तो हमने कहा रेसिमिक मिक्सचर बन गया। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा? बिल्कुल ठीक करें, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ना ये उसको राइट में रोटेट करेगा ना लेफ्ट में, क्योंकि जितना इसका ऑप्टिकल रोटेशन है उतना इसका, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। बाहर से किसी ने इसको कंपनसेट कर दिया है, दोनों को मिला के एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। तो हमने जो टर्म सीखा आज, एक टर्म सीखा एनेंशियोमर किसे कहते हैं, और एनेंशियोमोप, और एक टर्म सीखा हमने रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं? तो रेसिमिक मिक्सचर, मिक्सचर है ये, मिक्सचर ऑफ इक्यूमुलर मिक्सचर ऑफ टू
enantiomers of a compound, and it is optically inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जिसने मिलाया उसकी गलती है साहब। एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं दोस्तों, IIT 2001 क्वेश्चन है, आप दंग रह जाएंगे देख के क्वेश्चन। उसने कहा इफ a SN2 reaction is carried out at a chiral carbon, the product formed is, और 4 ऑप्शन देते हैं। पहला दिया उसने एनेंशियोमर ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा डायस्टीरियोमर, अभी डायस्टीरियोमर आपको नहीं पढ़ाया है, ऐसे एक तीसरा और ऐसे एक चौथा ऑप्शन। अब आप लोग SN2 नहीं जानते हैं, पर थोड़ा बहुत आपने SN2 के बारे में सुना होगा। ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। ये वो जानते हैं कि SN2 में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन में उल्टा बन जाता है। देखते हैं, ये मान लो हमारे पास में एक 2 क्लोरो प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मान लो ये प्लस है, इसमें मैं एक SN2 रिएक्शन कराऊं, न्यूक्लियोफाइल लगा दूं। मान लो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस है, तो आप जानते हैं SN2 में इन्वर्जन होता है, उल्टा घूम के लगता है, तो OH इधर लगेगा। देखिए जरा दोस्तों, नो डाउट ये माइनस होगा, पर क्या ये आइसोमर है? ये तो Cl है, ये OH है, तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो आइसोमर ही नहीं है। तो ना तो ये एनेंशियोमर है, मर ही नहीं है, तो ना ये डायस्टियोमर है। ऐसे ही एक और था एपीमर, ये कोई से मर नहीं है। आंसर था कंपाउंड हैविंग अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन। यस, ऐसा कंपाउंड जिसका ऑप्टिकल रोटेशन अपोजिट है, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस बनेगा इन्वर्जन में। तो कई बार हम बहुत जल्दी से SN1 SN2 ये पढ़ जाते हैं और बेसिक हमारे पास नहीं है। तो हमें मालूम होना चाहिए एनेंशियोमर, जैसे आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, तो आपके जो मिरर में जो खड़ा हुआ है वो और आप एनेंशियोमर हो सकते हैं। मतलब ऐसे आदमियों में नहीं पाए जाते एनेंशियोमर, ऐसे नहीं भैंस को देखने लोगों की साहब ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर है, कंपाउंड के होते हैं। तो ये पेपर पे लिखी हुई टेक्नोलॉजी है, वैसे भी नहीं देखा जाता। तो एनेंशियोमर अब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप है और सामने सलमान खान की फोटो है, आप गए हम दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर, ऐसे नहीं। दो अलग अलग कंपाउंड एनेंशियोमर कैसे हो जाएंगे? पहले तो वो आइसोमर होने चाहिए, फिर वो बात आती है। तो याद रखें इस बात को कि किस तरह से उसमें। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी ऑर्गेनिक को थोड़ा मजबूत बनाइए, छोटी छोटी क्लिप पे काम करेंगे। अब ये 5वीं क्लिप है और हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और कभी कल को 50वीं क्लिप पे काम करेंगे, तब आपकी ऑर्गेनिक कितनी तगड़ी हो जाएगी। आपको सामने किसी भी IT क्वेश्चन को खोल दिया करेंगे। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लिख लिख के काम करिए, और सबसे ऊपर इम्पॉर्टेंट अपने आप से कहिए मुझे ऑर्गेनिक आती है, मुझे ऑर्गेनिक आती है। थैंक यू दोस्तों, लव यू दोस्तों।